हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम विश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की और डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 रहेगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ऑलरेडी हम 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, 1 ईच फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम पब्लिश कर चुके हैं। आज का जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें हम फोकस करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के ऊपर। वैसे ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है, ये हमारी प्रिपरेशन के लिए, जब हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे दिया, बस यही देखना है कि कैसा आएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें अगर हम बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाए ना, तो काफ़ी हद तक हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। देखिए, जब कोई भी क्वेश्चन पेपर सेटर होता है, जब वो क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, तो उसको कौन से टूल मिलते हैं? उसको एक तो लास्ट ईयर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो बोर्ड का एनुअल क्वेश्चन पेपर है, वो दिया जाता है। एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल करवाई जाती है। इसके साथ साथ सिलेबस की एक कॉपी दी जाती है और एक दिया जाता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो उस साल का बोर्ड का होता है। उन्हीं टूल्स को लेकर के वो जो पेपर सेटर होता है, वो क्वेश्चन पेपर को तैयार करता है। अब वो जो क्वेश्चन पेपर को तैयार करेगा, तो देखिए उसमें जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उसे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस तो होगा, उसके माइंड में वो क्वेश्चंस तो रहेंगे। हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस वो डायरेक्टली ले ले, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वो इनडायरेक्टली ले ले, हो सकता है उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दे। एक चीज़ तो तय है, कुछ ना कुछ तो होगा। 25%, 30% कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ की एक पैटर्न का हमें आइडिया लगता है। जब हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि इस टाइप का पैटर्न रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो जब हम रिवीजन करते हैं ना, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जो रिवीजन प्रिपरेशन है उसके ऊपर फोकस कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम टाइम मैनेजमेंट है वो यहीं से सीख पाते हैं कि भाई कितना का टाइम हमें लेना है, कौन से सेक्शन में कहाँ पर हमें कितना टाइम देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहने वाली है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के रहने वाले हैं, वो सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट 1 सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो अच्छे से सॉल्व करके जाएं, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी होच पोच या कोई भी गड़बड़ ना हो। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा फास्ट रहेंगे हम, यानी मोटे मोटे तौर पे हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे। तो ये क्लास 10th का आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। मैंने यहाँ पे सी मेंशन किया क्योंकि यही मैंने अपने स्कूल में क्लास 10th सी को शेयर किया है। ओके, तो ये सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है जिसका कोड 087 है। 3 आवर्स आपको मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 का रहेगा एग्जाम। और यहाँ पे दिए गए हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं, जो सामान्य निर्देश जिसे हम हिंदी में कहेंगे, ये आपके सेम एज इट इज़ आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। तो यहीं पे हम समझ लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या कुछ है। देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 सेक्शंस रहेंगे, 6 खंड रहेंगे। ओके, ABCDE तथा F। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 37 रहेंगे। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी रहेंगे, यानी कि हमें इंटरनल चॉइसेस मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 37 में से एनी 30 कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, जो आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें 1 to 20 क्वेश्चन होंगे, सभी MCQs होंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका जो सेक्शन बी रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 21 to 24 होंगे और ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे। ओके, उसके बाद आपका सेक्शन सी जो रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपके 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे। 15 मार्क्स के हो जाएंगे 3 मार्कर। उसके बाद आपका सेक्शन डी रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 एंड 33, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, और ये होंगे 5 मार्कर क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्कर रहेंगे 20 मार्क्स के। यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है, डिटेल में भी हम देखेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद आपका सेक्शन जो ई रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36 रहेंगे। ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, केस स्टडी आपको दी जाएगी, उसको रीड आउट करना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 1 मार्कर क्वेश्चन एंड 1 2 मार्कर क्वेश्चन। उनमें से एनी 2 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट वहां से हो सकता है। क्लियर?
तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट सिर्फ इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हमें यहाँ से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें किसी भी टाइप का एरर नहीं करना है और टाइम को ठीक से मैनेज करना है, ये मायने रखेगा यहाँ पर। उसके बाद आपका जो सेक्शन F रहेगा वो आपका मैप वर्क रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, 37A एंड 37B। 37A जो रहेगा उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, ओके। और जो 37B रहेगा उसमें आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके 3 मैप पॉइंट्स है वो आपसे पूछे जाएंगे। आपको 4 मिलेंगे, 4 में से 3 मैप पॉइंट्स है आपको वहाँ पे में आइडेंटिफाई करना है या फिर उनको लोकेट करना है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, ओवरऑल कहीं पर भी कोई चॉइसेस नहीं मिलेगी। यानी कि 37 क्वेश्चन मीन्स वी हैव टू सॉल्व ऑल द 37 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है, क्लियर। इसके अलावा जो भी पार्ट आपको मिलेगा सेक्शन A B C D, जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होंगे, क्लियर। ऐसा एज इट इज़ आपके बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन A की बात करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेंगे MCQs, 20 MCQs होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर है वो ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता गूगल पर भी, और CBSE भी ओनली इंग्लिश मीडियम में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज करता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, डेस रिक्स्तान 1832 में ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, किसने? तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुनतुनिया हिंदी में हो सकता है ऑप्शन कि कुस्तुनतुनिया है, उस संधि के द्वारा 1832 में ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा कि उन्होंने वृक्षारोपण छोड़ दिया और घर चले गए थे, ओके। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, गुलामगिरी पुस्तक किससे संबंधित? देखिए गुलामगिरी पुस्तक है, इसके राइटर है ज्योतिबा फूले, और ये जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ थी, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे MCQs में, औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश है, तो पहला देश ब्रिटेन था, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को संदर्भित करता है? ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिलेट करता है, हमें ये बताना है कौन सा कथन है। तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया गया विकास। ओके, यानी कि जो विकास है वो कैसा होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, जिसमें हम आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखें, तो ऐसे विकास को हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, वाणिज्यिक खेती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ओके, जो कमर्शियल फार्मिंग है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। करेक्ट पूछा ना? नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखिए इसमें से ये भी करेक्ट है कि फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती है, बड़ी जोतों में फसलें उगाई जाती है, ये भी करेक्ट है। आधुनिक इनपुट्स का अधिक उपयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट है। परिवार फसल उगाने में लगा होता है, ये इनकरेक्ट है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये कमर्शियल फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेवंथ क्वेश्चन देखिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया। सेवंथ हमें क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर घोषित किया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर है, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं ये। ओके, उसके बाद एट्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में पारित 1956 के अधिनियम का प्रावधान नहीं था? तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलों के प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। ऐसा हुआ नहीं था, उनकी डिमांड थी लेकिन उनको ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी। तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1956 का जो प्रोविज़न था उससे रिलेटेड नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नाइन्थ जो क्वेश्चन दिया गया आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, संवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संवर्ती सूची जो होती है हमारे, देखिए आपके पास एक यूनियन लिस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद दूसरी अगर लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है,
स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है। जो समवर्ती सूची होती है, कोकरेंट लिस्ट होती है, उसके ऊपर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10th हमें क्वेश्चन दिया गया है। 10th क्वेश्चन में देखिए हमें एक अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो यहाँ पे अभिकथन जो ए दिया गया है कि जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर के स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है, ओके, सत्य है ये। उसके बाद है कारण आर, स्थानीय सरकारी निकायों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर? तो इसमें हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा कि दोनों कथन ए और कारण आर सत्य है, लेकिन कारण आर ए कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 11th को देखिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ओके, महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण है, 1/3 महिला सदस्यों की नियुक्ति है, या महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण है। तो देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनावों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 11th क्वेश्चन में। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, 12th जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, एक गठबंधन क्या होता है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, जब कई पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिलाते हैं कि मिलकर के चुनाव लड़ती है, कि चलो मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो उसे हम गठबंधन कहेंगे। क्लियर? उसके बाद 13th जो हमें क्वेश्चन दिया गया, 13th क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमें जो लिस्ट ए जो दी गई है उसको लिस्ट बी के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर आप देखिए सत्ता का बंटवारा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष की संभावना को कम करता है। जांच और संतुलन की अगर बात करें तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा है उसे चेक एंड बैलेंसेस कहा जाता है। लंबवत जो वर्टिकल डिवीजन होता है वो सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो होता है वो विभिन्न सामाजिक समूह द्वारा आपस में सत्ता की साझेदारी का एक एग्जाम्पल होता है। यानी कि फर्स्ट का बी रहेगा और सेकंड का आपका डी रहेगा और थर्ड का आपका ए रहेगा और फोर्थ का आपका सी रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन से वाले में ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें देखिए सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14th हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पर क्या करना है कि परस्पर विरोधी विकासात्मक लक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है। देखिए विकास के लक्ष्य आपस में टकराने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए श्रमिक चाहते हैं कि अधिक वेतन मिले और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहते हैं कि भाई सस्ते में मजदूर मिल जाए। अमीर किसान है वो खाद्यान्न को ऊंचे दाम जो अमीर किसान है वो खाद्यान्नों को ऊंचे दामों में बेचना चाहते हैं, जबकि गरीब मजदूर है वो चाहते हैं कि कम कीमत में मिले। ओके, विरोधी यहाँ पे लक्ष्य हो गए ना विकास के, टकराने वाले हो गए, एक दूसरे के उल्टा सोच रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए विकास के लक्ष्य है। ओके, ऐसे ही देखिए बांध के निर्माण का अर्थ है लोगों के लिए अधिक और सस्ती बिजली मिलेगी। आदिवासी है वहाँ पे जगह नहीं छोड़ना चाहते कि भाई हमारी ज़मीनें छिड़ी जाएगी, उनकी ज़मीनें हैं वो उनसे छीन ली जाएगी। तो यहाँ देखिए यहाँ भी टकरा रहे हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में देखिए यहाँ पे शहर में सड़कों का विस्तार यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे ये टकरा नहीं रहे हैं भाई, एक ही बात है कि सड़कों का विस्तार है तो अच्छी बात है। यहाँ पे विकास के लक्ष्य दोनों ही सेम है, तो ये इसमें विकास के लक्ष्य आपस में परस्पर विरोधी नहीं है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कई बार क्वेश्चन जो होगा उसकी लैंग्वेज को हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये पूछ क्या रहा है। ठीक, ठंडे दिमाग से एक बार रीड कीजिए, 2 बार कीजिए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद 15th क्वेश्चन दिया गया प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति का आय है हर व्यक्ति की आय। ओके, प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम इज इनकम ऑफ पर पर्सन। ओके, हर व्यक्ति की आय। क्लियर? तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये MCQs में हमें दिया गया कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कुरियर जो सर्विसेज है वो तृतीय क्षेत्र में आती है, सही है। मछुआरा है वो प्राथमिक क्षेत्र में है, सही है। इसमें बैंकर है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, लेकिन जो बढ़ई होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, स्मॉल स्केल में।
ओके, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा, जो कारपेंटर है वो। ओके, वो किस में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आ रहा, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें नहीं आ रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17th क्वेश्चन है, अ डेट ट्रैप यानी कि एक ऋण जाल है, उसका अर्थ क्या होता है, क्रेडिट राशि को चुकाने में असमर्थता। ये करेक्ट आंसर होगा कि ऋण जाल कब होता है कि जब हम ऋण लिया है और वो व्यक्ति चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो उसे कहते हैं ऋण का जाल हो गया, क्योंकि वो ब्याज दर है फिर वो बढ़ती जाती है और वो ऋण, वो लोन, वो क्रेडिट वो भी बढ़ता जाता है। ओके, उसे हम डेट ट्रैप या ऋण जाल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 17th के बाद 18th जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 1 मार्कर में, 18th क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओके, तो इसमें देखिए सरकार संपत्ति की मालिक होती है, बिल्कुल सही है। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है उसके ओनर कौन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, तो ये बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 19th क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी व्यापार पर अवरोधक है। देखिए आयात पर कर, ओके, ट्रेड बैरियर होता है ये। ओके, किसके ऊपर है, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करेगा ना ये। आयात पे अगर हम इंपोर्ट के ऊपर अगर टैक्स लगा देते हैं, बहुत लगा दिया तो बाहर से माल आना ही बंद हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे व्यापार अवरोधक। किसके ऊपर, विदेशी व्यापार के ऊपर, जब इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए, 1 मार्कर में हमें एमसीक्यूज में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये लास्ट 20th क्वेश्चन है, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। ओके, इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण बोलते हैं, क्लियर, ग्लोबलाइजेशन। तो ये रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन, और ये जो पहले फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको फोकस करना है कि ये आपके 25 to 27 मिनट्स में हो जानी चाहिए। ओके, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना हमें। देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो उलझे हुए हैं, तो हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, तो मोटे तौर पे आप मान के चलिए कि ये जो 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर आप 25, 27 या मैक्सिमम 30 मिनट्स दे सकते हो, उससे ज़्यादा हमें टाइम यहाँ पर नहीं देना है, क्लियर। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट सेक्शन, और इसमें इंश्योर क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन जो कन्फ्यूजिंग हो ना, अगर आपको नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा बाद में सोचेंगे, तो एक बड़ा सा सर्कल लगा देना यहाँ पे, ताकि जब आप लास्ट में रिव्यू करो ना, तो आपको याद रहे कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हमें। कोशिश करनी है कि अगर आप पहले इनको सॉल्व करें तो आप एक साथ ही निपटा डालिए, ये सीक्वेंस में होने चाहिए और एक साथ ही होने चाहिए, ट्राई हमें यही करना है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो सेक्शन रहेगा, सेकंड सेक्शन हमारा सेक्शन बी रहेगा, इसमें आपको मिलेंगे 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की इंटरनल चॉइसेस थर्ड में मिलेगी, थर्ड में 23rd में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, बाकी में इंटरनल चॉइसेस नहीं मिलेगी। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, तो इसमें कोशिश करनी है कि जैसे अगर हमसे 2 पॉइंट्स अगर पूछे जा रहे हैं, 2 पॉइंट्स अगर पूछे गए, तो हम 2 पर ही ना लिमिटेड रहें कि भाई 2 ही पूछेंगे, आप 3 तक जा सकते हो। आप पर क्वेश्चन 4 मिनट्स लगा सकते हो, यानी कि 4 मिनट आप एक क्वेश्चन पे लगा सकते हो। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 16 to 20 मिनट्स मैक्सिमम, उतने में इनको सॉल्व करना है, क्लियर। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्लेन एनी 2 चेंजेस ब्रोट अबाउट इन यूरोप बाय द ट्रीटी ऑफ वीना। भाई हिंदी मीडियम में करें हम, वीना की संधि 1815 के द्वारा यूरोप में किए गए किन्हीं 2 परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। एक तो देखिए जो फ्रांस की सीमा थी उस पर नए राज्यों की स्थापना कर दी गई, ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो पाए। एक तो ये किया गया था। फ्रांस के द्वारा विजित सभी प्रदेशों को छीन लिया गया। ओके, किससे, फ्रांस से छीन लिया गया। तीसरा जो बदलाव की बात करें तो फ्रांस में जो बर्बोन राजवंश था उसकी पुनर्स्थापना कर दी गई। ओके, तो ये 3 बड़े बदलाव थे, 3 परिवर्तन आप लिख सकते हो। उसके बाद 22nd जो क्वेश्चन है, भारत में जातिगत बंधन क्यों टूट रहे हैं, इसके 2 कारण बताइए। एक तो शहरीकरण, शहर में जब हम जा रहे हैं तो उसके बाद लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, जातिवाद, जाति प्रथा खत्म हो रही है। शिक्षा का प्रभाव के कारण भी जाति प्रथा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है। ओके, जब लॉजिक नहीं है तो जाति प्रथा ऑटोमेटिक है, वो टूट रही है। ओके, इसके साथ साथ जो आपसी मेलजोल है वो पहले की तुलना में ज़्यादा बड़ा है, इससे भी जाति प्रथा के बंधन कमज़ोर हुए। इसके साथ साथ जो परिवहन के साधन है,
उससे भी हम एक साथ आते जाते हैं, तो उससे भी आपस में समझ विकसित हुई है। तो इससे भी कह सकते हैं कि जो जाति प्रथा है उसके बंधन है वो काफ़ी कम हो गए। ओके, तो ये सब कुछ हम कह सकते हैं। तो इसमें से 2 नहीं, आप 2 अगर पूछे जाए तो आप 3 कारणों पे ज़रूर जाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 23 दिया गया है, खनिज के संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों पर प्रकाश डालिए। देखिए एक तो पहला जो उपाय है, जैसे हम ऊर्जा खनिजों की बात करें तो गैर परंपरागत की जगह हम परंपरागत की जगह गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इनके जो सब्स्टिट्यूट अगर उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग किया जा सकता है, एक उपाय ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करें जिससे कि खनन के दौरान जो वेस्टेज होती है उसको हम कम किया जा सके, तो ऐसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में हमें दे रखा है पेट्रोलियम के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए पेट्रोलियम जो होता है खनिज तेल, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल और डीजल, खनिज तेल को काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। विशेष तौर पर जो व्हीकल है, हमारे परिवहन के साधन है, उनके लिए खनिज तेल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए भी कच्चे माल के तौर पर काम करता है। तो आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। और भारत की अगर बात करें तो भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से खनिज तेल को निकाला जाता है। उसके बाद है व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। इसमें देखिए चेक हो गया, ओके, पेपर मनी हो गई, आपकी प्लास्टिक मनी होगी, जो ATM कार्ड, डेबिट कार्ड ये हो गए। इसके अलावा ई-वॉलेट्स हो गए। तो ये सारे मॉडर्न करेंसी के फॉर्म्स है, रुपए के, मुद्रा के आधुनिक रूप हैं ये। क्लियर? तो ये रहेगा आपका सेक्शन बी, जिसमें आपको 4 2 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन सी में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। तो यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो यहाँ जैसे असहयोग आंदोलन ग्रामीण इलाकों में कैसे फैला था, या असहयोग आंदोलन जो शहरों में धीरे धीरे धीमे क्यों हो गया। तो देखिए भाई, शहरों से ये गाँव की तरफ चला गया था। ओके, पहला कारण तो ये कि शुरुआत में शहर मुख्य केंद्र थे, उसके बाद ये धीरे धीरे गाँव की तरफ शिफ्ट हो गया था। दूसरा कारण ये था कि शुरुआत में जब विरोध किया गया तो लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, खादी पहनना शुरू कर दिया। खादी महंगी थी, लंबे समय तक वो पहन नहीं पाए, वापस वही कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, मशीनों का बना कपड़ा। तो आंदोलन धीमे पड़ गया। जिन विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने शुरुआत में जोश जोश में विदेशी स्कूलों का, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का बॉयकॉट किया था, अब अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, वापस जाना शुरू कर दिया, धीमे पड़ गए ये। इसके साथ साथ जो वकील वगैरह थे, जिन्होंने, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जिन्होंने जॉब को छोड़ दिया था, बॉयकॉट कर दिया था कोर्ट वगैरह का, उनको भी वापस वहीं पे जाना पड़ा क्योंकि इनकम का अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए ये आंदोलन था जिस जोश के साथ शुरू हुआ था, बाद में ये धीरे पड़ता गया। क्लियर? तो ऐसा कुछ आप लिखोगे। ऐसा ही 26 क्वेश्चन है, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति उसकी समृद्धि का सूचक है। बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति का अर्थ होता है वहाँ पर कृषि का उन्नत होना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर उन्नत है तो वहाँ पर उद्योग धंधे भी अवश्य उन्नत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर उन्नत है तो इसका अर्थ ये भी होता है, अगर समृद्ध है तो इसका अर्थ ये भी होता है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना उन्नत होगा उतना ही ज़्यादा जो विदेशी संबंध है वो मजबूत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना उन्नत होगा उतना ही प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, उतनी ही बेरोजगारी कम होगी, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट लिख सकते हो कि इसलिए इसको माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? हमारी जो आवश्यकताएं, तमाम ज़रूरतें वो भी पूरा होती है। इसके साथ साथ 27वां क्वेश्चन दिया गया, वैश्वीकरण उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के लिए फायदेमंद रहा। देखिए वैश्वीकरण से क्या हुआ है, विदेशी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में आ गई है, आगे ना, तो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद रहा। देखिए जो चॉइसेस बढ़ गई, ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हो गए। मार्केट में जाइए मोबाइल लाने के लिए, आपको 100-200 आपको कंपनियां मिलेगी मोबाइल की, पहले इतने ऑप्शन नहीं थे। विकल्पों में वृद्धि हुई है, गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, बेटर सर्विसेज हमें मिल रही है, दाम कम हो गए हैं। ओके, बेरोजगारी कम हुई है। क्लियर? प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, निर्धनता कम हुई है। बस ये सब कुछ लिख दोगे, हो गया इसमें। और इसी के साथ साथ जो प्रोड्यूसर है उनके लिए फ़ायदा क्या हुआ है कि उनको भी जो विदेशी कंपनियां, उनके साथ मुकाबला करने का मौका मिला, तो उनकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई। दूसरा, उनको भी विदेशों में जा कर के अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मिल पाया। ये सब कुछ लिख दोगे, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम। 28 को जो हमें क्वेश्चन दिया गया,
लोकतंत्र को सरकार का बेहतर रूप क्यों माना जाता है? भाई इसके बारे में तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लोकतंत्र लोगों की अपनी सरकार होती है। लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार को खुद चुन सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार को बदल सकते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास राजा बनने का एक समान मौका होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास अपने राजनीतिक दल बनाने का मौका होता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। लोकतंत्र में लोगों के पास मौलिक अधिकार होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा जिम्मेवार सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। बहुत कुछ लिख सकते हो। ओके, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है तो हमें 5 पॉइंट्स तक जाना है। क्लियर, कोशिश करनी है। अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा ना हो तो आप उसको डेफिनेशन वगैरह इंक्लूड कर लीजिए, तो ऐसा करके आप कर सकते हो। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कार्य दिशा की व्याख्या कीजिए। देखिए, असंगठित क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, आप कंपेयर कर सकते हो जो प्राइवेट स्कूल में, हालांकि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल असंगठित क्षेत्र में नहीं है, वैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। लगभग ऐसा ही कुछ असंगठित क्षेत्र में होता है। देखिए, काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते असंगठित क्षेत्र में, वेतन कम होता है, जॉब सुरक्षा नहीं होती, कभी भी कह सकते हैं भाई कल से मत आना। ओके, तो सबसे पहले कि असंगठित क्षेत्र होता है वो सरकार के प्रत्यक्ष तौर पर अधीन नहीं होता। वहाँ पर नियम कायदे होते हैं लेकिन आमतौर पर वो लागू नहीं होते हैं। वहाँ पर जॉब सुरक्षा नहीं होती है। क्लियर, वहाँ पर वेतन कम होता है। वहाँ पर काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते। वहाँ पर अधिक काम करने के अधिक मतलब पैसा या वेतन नहीं मिलता। वहाँ पर पेड हॉलीडे, ओके, सवैतनिक अवकाश नहीं होते हैं। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पर पेंशन की सुविधा नहीं होती। तो ये सब कुछ लिख सकते हो जो असंगठित क्षेत्र में होता है। तो ये रहेगा आपका सी सेक्शन। उसके बाद डी सेक्शन की अगर बात करें तो डी सेक्शन में क्या रहेगा, आपको मिलेंगे 4-5 मार्कर क्वेश्चन। और इसमें देखिए कि सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगी कि यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। इंटरनल चॉइसेस यानी कि नीड नॉट टू वरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छे से आपने प्रिपरेशन की हो और दोनों के दोनों क्वेश्चन ना आते हो, कोई एक तो आएगा ना। तो सबसे पहले जो हमें रीडिंग टाइम मिलेगा ना इन बिटवीन, पहले एग्जाम से पहले, उस रीडिंग टाइम में हमें अच्छे से डिसाइड कर लेना है कि इनमें से कौन से वाला क्वेश्चन करना, बहुत अच्छे से। ठीक, तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे पहले से डिसाइड नहीं करते, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को करने लग जाते हैं, हाफ किया, अटक गए, फिर लगा के चलो इसको क्रॉस करते हैं, दूसरा करते हैं। भाई गड़बड़ हो गई ना, टाइम वो हमारा 5-6-7 मिनट्स चले गए। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो सिंगल हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन होगा उसको हम 10 मिनट्स देंगे। ओके, कितने मिनट्स देने? 10 मिनट्स देने हैं। क्लियर, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें देखिए जो हमें क्वेश्चन दिए गए, फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान की भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन से उपाय प्रथाओं का प्रयोग किया। देखिए, उन्होंने एक देश के लिए कानून को लागू किया, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। ओके, इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर ट्राई कलर को अपनाया। क्लियर, ट्राई कलर मतलब वहाँ का जो तिरंगा था उसको उन्होंने अपनाया। इसके अलावा उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया। क्लियर, तो ऐसा कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया। तो ये ऐसे कुछ आपको मेंशन करना है यहाँ पे। ऐसे ही जापान में मुद्रण संस्कृति कब आई, कहाँ से आई, कौन लेकर के गए? तो देखिए, चाइना से पहुँची थी 1868 के आसपास, और यहाँ पर डायमंड सूत्र है 1768 के आसपास ये पहुँची थी चाइना से। और उसके बाद डायमंड सूत्र है वो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट जैपनीज पब्लिश्ड बुक थी। और बाद में यहाँ पर जो एदो है, जो अभी मॉडर्न टोक्यो है, वो यहाँ पर प्रिंट कल्चर है उसका सेंटर बन जाता है। कितागाओ उतामारो जो थे उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न संस्कृति के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान दिया। और वो विशिष्ट शैली में, जिसको ऊकियो बोला जाता था, उसमें ऊकियो का अर्थ होता है कि जो चलती फिरती दुनिया है, उसके चित्रण किया करते थे। ये सब कुछ यहाँ पर हमें मेंशन करना है। तो इसमें देखिए कि जो क्वेश्चन आपको लगे ना, इनमें डिसाइड करना है कि भाई इसको ज़्यादा लेंथी अच्छे से लिख सकते हैं, तो उस क्वेश्चन के साथ आना है। उसी तरीके से 31st क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। 5 एग्जाम्पल के साथ बताना है कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं और उन शहरों के आसपास काफ़ी पॉल्यूशन है। तो ये सब कुछ आप लिख दोगे। इसमें जल प्रदूषण भी करते हैं, भूमि प्रदूषण भी करते हैं, इसमें आप बताओगे वायु प्रदूषण भी करते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, सब कुछ आप बता दोगे इसमें। ऐसे ही 5वां
जो इसमें आप लिखोगे उसमें थर्मल प्रदूषण भी करते हैं। ऐसे विनिर्माण क्षेत्र क्या है? वी जमा में निर्माण, वी का अर्थ होता है दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें आता है विनिर्माण, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ओके, कपास से कपड़ा बनाना, तो ये सारा विनिर्माण क्षेत्र में आता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है तो आप बताओगे कि इसका अर्थव्यवस्था में या देश के लिए क्या महत्व है। तो ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में रिसेंटली मतलब आज ही मैंने पब्लिश किया ये। ओके, तो वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो, अदरवाइज बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद देखिए हमारा जो 32 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें पोल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। ये 32 जो रहेगा, तो यहाँ पर भी हमें इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। राजनीतिक दलों के किन्हीं 5 कार्यों को बताइए। भाई, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सरकार को चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, कानूनों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना और जनता और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करना, ओके, जनमत का निर्माण करना, ये सब कुछ कार्य रहेंगे यहाँ पे। या फिर सुधार के सुझाव दे दीजिए, या क्या क्या सुधार किए गए वो सब कुछ आप बता सकते हो। तो देखिए सुधार के लिए जैसे स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, यानी कि जो चुनाव में पैसा है वो सरकार की तरफ से लगाया जाए ताकि सबके लिए बराबरी हो। जो अपराधी है उनके चुनाव लड़ने पर पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। क्लियर। इसके साथ साथ और सुझाव दे सकते हैं, महिलाओं के लिए 50% 50% आरक्षण होना चाहिए। 33% तो दे दिया, हम उससे ज़्यादा दे सकते हैं। इसके साथ साथ दल बदल पर पूर्ण तरीके से रोक होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी है उनके चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। और इसके अलावा कहीं पर भी अगर डराया धमकाया जाता है तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ऐसे कुछ सुझाव हम दे सकते हैं, तो वो दिया जा सकता है। क्लियर। तो आप कुछ सुझाव दोगे और कुछ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में बता दोगे। 33 जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन जो रहेंगे इंटरनल चॉइसेस के साथ, तो वो हमारे इकोनॉमिक्स में से रहेंगे। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें आपके लिए 3rd जो चैप्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहीं से क्वेश्चन है कि एक में तो हमसे पूछा गया कि भाई जो ऋण है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लोन बता दोगे ईजिली, बहुत ईजी है। और ऐसी जो बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो गाँव में भी होनी चाहिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने डाल रखा कि भाई ये तो आएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों होना चाहिए। ओके, तो ये रहेंगे आपके 5 मार्कर क्वेश्चन। क्लियर। उसके बाद आपका सेक्शन ई रहेगा, इसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 12 मार्क्स के होंगे। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आपको 8-9 मिनट्स में कवर करना है। फर्स्ट मतलब जो भी है उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। तो यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड में क्या करना है आपको कि आराम से अंडरलाइन करते हुए चलना है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन के ऊपर आओगे तो ईजिली आपको आंसर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि भाई एक आध क्वेश्चन की डायरेक्ट आंसर ना दिया गया, तो आपको उसके कंक्लूजन को समझना है कि क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप 2 लाइन में, 1 और 2 लाइन में आंसर दोगे, मैक्सिमम 2 हो सकती है। और यहाँ पे 2 मार्कर है तो मैक्सिमम 3 लाइन में जाइए। ऐसे नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही वहाँ पे छाप के आ जाए, ये नहीं करना आपको। क्लियर। ऐसे ही आपका 34th रहेगा, 35th भी इसी टाइप से रहेगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और 36th है वो भी इसी टाइप से रहेगा, केस स्टडी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो आराम से करना है, यहाँ पे किसी भी टाइप की गड़बड़ नहीं करनी, ईजी रहेंगे, हालांकि टाइम कंज्यूमिंग होंगे। उसके बाद 37th जो आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपके 37A और B मिलेगा। 37A में जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे आपके हिस्ट्री में से। जैसे देखिए प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो अब देखिए हमें कैसे लोकेट करना है। तो अगर आपको वो प्लेस मिल जाता है, क्लियर, आपको वो प्लेस मिल गया कि वो कहाँ पर है, आपने देखा कि वो यहाँ पे नागपुर में है दिसंबर 1920 में, तो यहाँ पे आप जो नागपुर है तो इस टाइप से ट्रायंगल बना दिया। उसके बाद आपको लिखिए ए के बाद लिखिए नागपुर, उसके बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप ये पूरा क्वेश्चन की ये वो वाला जगह है। उसका आंसर लिखना ज़रूरी है कि ये नागपुर है। ओके, ए भी लिखना जरूरी है, नागपुर भी लिखना जरूरी है। अगर सीधा ही आपने शो कर दिया, आपने बताया नहीं कि आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ऐसी प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट्स, दैट इज़ अहमदाबाद। तो हमें अहमदाबाद को लोकेट भी करना है और उसके बाद उसको नेम भी मेंशन करना है कि अहमदाबाद है। ओके, और जियो में से हमें 4 पॉइंट्स मिलेंगे, हमें एनी 3 पॉइंट्स करने हैं। डू ऑल द 4 पॉइंट्स, मैं कहूँगा कि 4 के 4 पॉइंट्स ही आपको करने।
3 जो भी करेक्ट होंगे अपने आप ले लिए जाएंगे। सलाल डैम दैट इज़ J&K, जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये तमिलनाडु में हो गया। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर पार्क इजीली लोकेट कर पाओगे कर्नाटका में। मारमागांव पोर्ट दैट इज़ इन गोवा, तो ये आपको लोकेट करने हैं ABC, और ये पूरा आपको नेम भी लिखना है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर कई बार गड़बड़ हो जाती है, किसी मैप के साथ या कहीं पे डायग्राम या पिक्चर दी होती है तो वहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन दिया होगा, एंड दैट इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली। ओके, दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए होता है, यानी ये आपके लिए नहीं है, आपको तो वही जो पहले ऑप्शन दिया गया है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस टाइप से आपको एक मैप भी दिया जाएगा, और जो मैप है उसमें ये पॉइंट्स पहले से लोकेट होंगे कि भाई ये ए पॉइंट है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, बी को आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है और लेबलिंग करनी है, तो ये सब कुछ रहेगा। तो ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर, होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको क्लास 10th से रिलेटेड, कोई भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए या टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्लास 10 सोशल साइंस के सभी चैप्टर्स, मैप वर्क, सिंपल क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।